अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास चल रही थी हमारी, उसी को आज हम पुनः उसके आगे की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से जाकर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो ज्यादा सहज महसूस करेंगे। ठीक है, बाकी आज जो हम देखते हैं वो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम लोगों ने कल बात की थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें हम लोगों ने जो बात की थी कल, वो बात की थी सामाजिक स्थिति की बात हमने की थी। सामाजिक स्थिति की बात की थी। सामाजिक के बाद हम लोगों ने राजनीतिक स्थिति की बात हम लोगों ने की थी। उसके बाद आता है हमारा आर्थिक स्थिति, एंड उसके बाद हमारा आता है धार्मिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने इन चारों का अध्ययन करने का प्रण किया था, जिसमें से हम लोगों ने ये कवर किया और ये कवर किया। बाकी ये जो दोनों बचे मटेरियल थे हमारे, ये रह गए थे। तो यार मैंने इससे पहले बोला था कि इसकी क्लास हम लेंगे और वहां पे हम बड़े ही बेहतरीन ढंग से इन दोनों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में वही हम पुनः जो बात करेंगे वो बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, एंड आर्थिक के साथ साथ धार्मिक स्थिति का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमारी आर्थिक कंडीशन थी वो क्या थी, यानी आर्थिक कंडीशन में जैसे हम लोग बात करें ना कि किसी भी सभ्यता को अगर समझनी है, उसकी आर्थिक कंडीशन को समझनी है, तो यार हमको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे जो मतलब कृषि वगैरह होती थी या नहीं होती थी, यानी मुख्य जो उनका पेशा था वो कैसा था। व्यापार करते थे वो लोग, कृषि करते थे वो लोग, या अन्य चीजें वो लोग करते थे, पशुपालन करते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। यानी मुख्य रूप से हम लोग आर्थिक स्थिति में बात करें तो ये आप समझ गए होंगे कि आर्थिक स्थिति से तात्पर्य हमारा ये है कि उन लोगों का कार्य क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के कार्य करते थे, उनका नौकरी पेशा वाला काम कैसा था, वो किस प्रकार के कार्य किया करते थे। ठीक है, तो उन्हीं का अध्ययन हम इस आर्थिक स्थिति में करेंगे। बाकी और बात करें धार्मिक कंडीशन की, तो जैसे आज हमारा धार्मिक कंडीशन है, या आज जैसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की धार्मिक कंडीशनें पाई जाती हैं। ठीक है, यानी भगवान को मानना ना मानना, सूर्य चंद्रमा मानना, वृक्ष पेड़ पौधे मानना, इस तरीके के जो भी पूजा पाठ होते हैं वो यार इस तरीके के पूजा पाठ कहां होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में होते थे या नहीं होते थे। तो इस तरीके के जो भी कांड होते थे हमारे, उन सब का अध्ययन हम धार्मिक कंडीशन में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के माध्यम से हमको यार ये पता लग गया होगा कि हम लोगों ने आर्थिक और धार्मिक दोनों में क्या अंतर है और क्या चीजें हमको पढ़नी है, तो उसी का अध्ययन हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी हमारी आर्थिक कंडीशन थी उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यार देखोगे आर्थिक कंडीशन इसकी क्या थी। आर्थिक स्थिति जो तीसरी बात हम लोगों ने करनी थी
वो आर्थिक की बात करनी थी, यानी सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी उसका अध्ययन हम यहां पे करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आर्थिक कंडीशन की बात करें तो आर्थिक में हमको दो तीन चीजें, यार सारी आर्थिक कंडीशनों से हमको यही दो चीजें पढ़नी है। दो तीन चीजें, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादातर अगर हम लोग बात करते हैं तो यही आर्थिक कंडीशन में दो तीन चीजों की ही बात हम करेंगे। कहां पे? एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। वो कौन कौन से है हमारे? तो हमारा हो गया कि कृषि, सबसे पहली बात जो पेशा था उनका मुख्य रूप से वो कृषि था, तो इसकी बात हम करेंगे। कृषि के बाद जो दूसरी बात करते हैं उसके बाद आता है हमारा व्यापार। क्या आता है? व्यापार आता है। यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे और ये जो सभ्यता थी यह व्यापारिक सभ्यता के रूप में भी प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी यार राजनीतिक कंडीशन थी या राजनीतिक जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से पुरोहितों और व्यापारियों के अंडर में ही चलता था। तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यापारी वर्ग का भी प्रभुत्व बहुत ज्यादा था इस सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो तीसरी बात हम करेंगे, वो तीसरी बात क्या करेंगे? कृषि हो गया, व्यापार हो गया, व्यापार के बाद पशुपालन, पशुपालन, ठीक है। उसके बाद जो चौथी बात करेंगे वो बात करेंगे उद्योग की, कि यहाँ के लोग जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो इंडस्ट्रीज किस प्रकार की थी या किस प्रकार की इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी। छोटी इंडस्ट्रियां थी, बड़ी इंडस्ट्रियां थी, या किस प्रकार के उद्योग यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में देखने के लिए हमारे मिलते थे, ठीक है। तो आर्थिक कंडीशन में बेसिकली हमको इन्हीं चारों का अध्ययन यहाँ पे करना है, ठीक है। इन्हीं चारों का अध्ययन हम करेंगे और फिलहाल में यार इसी सिंधु घाटी सभ्यता में ही नहीं, हम जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से जो भी आर्थिक कंडीशन हमारी जिस भी चीजों में आएगी, आर्थिक कंडीशन जहां भी हमको पढ़ने के लिए मिलेगा उसमें यार हमको बेसिकली इन्हीं चारों का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ में कुछ ज्यादा चीजें होंगी और कुछ में कुछ कम चीजें होंगी जो कि डेवलप्डता को भी दिखाता है, यानी विकासशील है या विकसित था। इन सारी चीजों को यार इन सारी चीजों के माध्यम से हम देख पाते हैं। पशुपालन, पशुपालन की बात करें, पशुपालन की बात करें तो यार पशुपालन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता में यार इंपॉर्टेंट सभी थे, कृषि भी, पशुपालन भी, उद्योग भी, व्यापार भी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। लेकिन पशुपालन इस कारणवश इंपॉर्टेंट था कि यार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुओं को इस कारणवश पालते थे कि यार इनसे कभी भी जो भी मतलब कृषि करना होता था तो खेतों की रक्षा करने के लिए पशुओं को पालना, कृषि करने के लिए पशुओं को पालना, या तो मांस वगैरह के लिए मतलब मांस वगैरह के लिए इनको पशुओं को पालना, ठीक है, यात्रा करने के लिए पशुओं को पालना, तो ज्यादा सहजता महसूस होती थी पशुओं को, इसी कारणवश ये लोग क्या करते थे? पालते थे, ठीक है। अगर पशुपालन में बात करें तो पशुपालन में इनका जो सबसे प्रमुख पशु था या लोकप्रिय पशु था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो लोकप्रिय पशु था वो क्या था? वो था कुबड़ वाला सांड,
कुबड़ वाले सांड को ये लोग क्या करते थे, पालते थे। इनका सबसे प्रमुख पशु ये था, प्रमुख के साथ साथ लोकप्रिय पशु भी माना जाता है। उसके बाद एक सींग वाले, एक सींग वाले, एक सींग वाला गेंडा, वाला गेंडा, इसको भी, इसको भी, इसको भी ये लोग क्या करते थे, पालते थे। इसको भी, एक सींग वाले गैंडे को भी, एक सींग वाले, एक सींग वाले गैंडा को भी सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालते थे, पालते थे, पालते थे। लेकिन यह केवल एक कल्पना है, कल्पना है। कल्पना से मतलब क्या है, ये सेंटेंस हमको समझना है। ये सेंटेंस क्या समझना है कि यह केवल और केवल एक क्या है, कल्पना है। जैसे कि जैसे हमको पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई के प्रमाण मिलते हैं, उन्हीं खुदाई के प्रमाणों के आधार पे हम या पुरातत्वविद लोग उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे ये प्रमाणित करते हैं या ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार का सिस्टम रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ये बोला गया कि यह केवल और केवल एक क्या थी, कल्पना थी कि एक सींग वाले गैंडे का यहाँ पे क्या होता था, पशुपालन में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ के लोग गाय और घोड़े को, गाय और घोड़े को भी पालना पसंद करते थे, पसंद करते थे, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, ज्यादा मात्रा में नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। कहां से, सुरकोटदा, सुरकोटदा, कोटदा से, सुरकोटदा से हमको घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी कारणवश ये अंदाजा लगाया जाता है पुरातत्वविदों द्वारा या तो इतिहासकारों द्वारा कि जो भी हमारे या पशु थे या जो घोड़ा था उसका कहीं कहीं पे इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी हमारी, ये थी हमारी पशुपालन की व्यवस्था, जिसमें इतनी सारी चीजें हमको यार बड़े ही बेहतरीन ढंग से याद रखनी है, तो जिससे हम यार समझ पाएंगे। अपनी एक आधारभूत समझ विकसित करनी है, हमको बातों को रटना नहीं है। अगर हम अपनी एक आधारभूत समझ विकसित कर लेते हैं एक स्टोरी टाइप में, तो इससे रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी पूर्वक टिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो बौद्धिक क्षमता को विकसित करनी है, और ये बौद्धिक क्षमता कैसे विकसित होगी, पहले क्लास अटेंड करें, उसके बाद बुक पढ़ेंगे, जिससे धीरे धीरे हम इस फील्ड में महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद इन सारी चीजों को समझने के बाद हम जो लास्ट देखते हैं वो देखते हैं हमारी क्या थी, उद्योग की व्यवस्था, कि यहाँ पे उद्योग किस प्रकार का होता था। ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखते हैं
उद्योग, उद्योग के बारे में देखते हैं। इसी आर्थिक स्थिति में उद्योग के बारे में देखते हैं। तो अगर हम उद्योग की बात करें तो यहाँ पे जो उद्योग था वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो उद्योग था वो सूती वस्त्र का उद्योग था, जो कि काफी प्रचलन में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो उद्योग था वह सूती वस्त्र का उद्योग था। सूती वस्त्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। ठीक है, सूती वस्त्र का उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा ये जो सूती वस्त्र का उद्योग था, इसके धागे से लेकर के कपड़ा तक, इसके कपड़े तक का जो व्यापार था वो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से किया जाता था। ठीक है, इसके धागे से लेकर के इसके कपड़े तक का जो व्यापार था वो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से किया जाता था। इसके अलावा अगर उद्योग में बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती थी ना, धातुओं से बनी हुई चीजों का भी यहाँ पे उद्योग था। जैसे कौन कौन सी? तो जैसे हमारी शिल्प हो गई, शिल्पकारी में हमारा मूर्ति आ गया। मूर्ति बनाना ये भी एक प्रकार का उद्योग ही था, इंडस्ट्री ही थी। खिलौने बनाने के साथ साथ आता है बर्तन बनाना। इन सारी चीजों का उद्योग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे। ठीक है, तो उद्योग में फाइनली हमको जो समझना था वो यही चीजें समझनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो उद्योग था वो सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग हमारा कौन सा था? वो सूती उद्योग था, सूती कपड़े का उद्योग था। ज्यादातर लोग सूती वस्त्रों का ही क्या करते थे? कार्यभार करते थे और उद्योग करते थे और उसी का व्यापार यहाँ के लोग किया करते थे। एंड इसके बाद यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते थे और उन्हीं का व्यापार करते थे और इन्हीं तरीके का उद्योग का इस्तेमाल यहाँ के लोग करते थे। ठीक है, तो फाइनली सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको पढ़नी थी आर्थिक कंडीशन में, वो यही पढ़नी थी व्यापारिक कंडीशन कैसी थी और इसकी जो भी हमारी आर्थिक कंडीशन थी, आर्थिक के बाद सामाजिक कंडीशन कैसी थी, उन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब जो लास्ट बचता है हमारा वो बचता है धार्मिक कंडीशन। देखते हैं आर्थिक कंडीशन के बाद लास्ट जो हमारा आता है वो आता है धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक कंडीशन सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी। ठीक है,
देखते हैं इसी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम लोगों ने बात की अभी तक, वो बात की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कंडीशनों की हमने बात की, ठीक है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो लास्ट बात करेंगे धार्मिक व्यवस्था की, धार्मिक धार्मिक स्थिति की बात करेंगे, धार्मिक स्थिति की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। और इस धार्मिक व्यवस्था में जो हम बात करेंगे वो ये बात करते हैं कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारा धर्म था वो कैसा था, यहाँ का धर्म कैसा था, पूजा पाठ कैसी थी, या यहाँ के पूजा पाठ में किस तरह के कर्म कांड का प्रयोग किया जाता था, या किस प्रकार की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी, उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और समझते भी हैं। तो सबसे पहले धार्मिक स्थिति में अगर बात करें तो धार्मिक स्थिति में हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे यह केवल और केवल समाज का एक अंग था, समाज के एक अंग के रूप में प्रचलित था, ना कि पूरी तरीके से समाज में हावी था कि नहीं पूजा पाठ करना है तो करना ही है। जिसकी इच्छा होती थी वो यार अपने अपने अनुसार देवी देवताओं को पूजता था और उनकी आराधना करता था। तो यह मुख्य रूप से समाज का एक अभिन्न अंग टाइप का था, ना कि उस पे पूरी तरीके से हावी था, ठीक है। तो समाज में जो धर्म की व्यवस्था थी वह इस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में यह एक लौकिक व्यवस्था थी, ना कि अलौकिक व्यवस्था थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में लौकिक आराधना की जाती थी, यानी लौकिक पूजा पाठ की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म था, जो धर्म था वह समाज का एकमात्र अंग था, ना कि पूर्ण रूप से, ना कि पूर्ण रूप से समाज पर हावी था, हावी था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म था वह समाज पर केवल और केवल एक अंग था समाज का, कि पूजा पाठ करेंगे, बाकी और सारी चीजें हम ये नहीं है कि छोड़ देंगे या ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, या करना ही करना है, अनिवार्य ही है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। जिसकी इच्छा होती थी वो करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी वो यार नहीं करता था। तो ये समाज पर हावी नहीं था, केवल और केवल एक अंग था। और अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी, लौकिक सभ्यता, लौकिक सभ्यता थी। अब इस लौकिक से क्या तात्पर्य है? लौकिक से तात्पर्य है, आप लोग नोट डाल करके लिख लेंगे, नोट डाल करके, एक होता है लौकिक, लौकिक और एक होता है अलौकिक, अलौकिक, ठीक है। तो लौकिक व्यवस्था फाइनली वो व्यवस्था होती थी, लौकिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती थी, ऐसी व्यवस्था होती थी, ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें देखने वाली, यानी जो चीजें देखी जा सकती थी, देखने वाली चीजों पर, देखने वाली चीजों पर विश्वास करके आराधना करना, विश्वास,
करके आराधना करना या पूजा पाठ करना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लौकिक व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें यार जैसे दिखने वाली चीजें कैसे, देखने वाली जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी हो गई, वृक्ष हो गए, पेड़ पौधे हो गए, अग्नि हो गई, इस तरीके के जितने भी हमारी देखने वाली चीजें होती थी उन पर विश्वास करके और उनकी पूजा पाठ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसी को हम लोग लौकिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अलौकिक सभ्यता, ऐसी सभ्यता होती थी, ये अलौकिक सभ्यता ऐसी सभ्यता होती थी, ऐसी सभ्यता होती थी, ऐसी सभ्यता होती थी जिसको देखा नहीं जा सकता था, देखा नहीं जा सकता था और उस पर विश्वास करके उसको पूजा जाता था। जैसे ईश्वर, ईश्वर क्या दिखाई देता है, क्या नहीं, केवल और केवल इमेजिनरी, इमेजिनरी जो हमारी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, व्यक्ति हैं, उन लोगों ने मूर्तियों की गणना कर दी और उसी मूर्ति को क्या करते हैं, मान करके, ईश्वर मान करके उसको क्या करते हैं, उसी में आस्था रखते हैं और उसी की आराधना पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो जिसको देखा नहीं जा सकता था और फिर भी उस पर विश्वास करके उसकी पूजा पाठ की जाती थी, उसी को हम लोग यार अलौकिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी क्या हैं, विद्यमान हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमारी चीजें विद्यमान थी वो केवल और केवल लौकिक सभ्यता ही विद्यमान थी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक कंडीशन के बारे में, ठीक है, कि धार्मिक कंडीशन कैसी हुआ करती थी, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे की कि यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के लोगों की पूजा की जाती थी। स्त्रियों के मामले में जो पूजा की जाती थी वो मातृ देवी की पूजा और उर्वरता देवी की पूजा या हिंदू देवी देवताओं के जो मूर्ति मातृ देवी की पूजा होती थी उन्हीं की पूजा यहाँ पे स्त्रियों के रूप में की जाती थी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में हमारे जो सबसे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के जो देवता थे वो पशुपतिनाथ थे, उनकी पूजा पुरुषों के रूप में की जाती थी, ठीक है। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष एवं स्त्री दोनों की पूजा होती थी, दोनों की पूजा होती थी, पुरुष और स्त्री दोनों की पूजा होती थी। पुरुषों में पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, ये प्रमुख था पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। यानी यहां से हड़प्पा से हमको हड़प्पा से नोट में हड़प्पा से हमको एक मोहर प्राप्त हुई है, जिसके
हुई है, जिसके मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर जिस पर जिस पर तीन मुख वाले पशु का चित्रण मिलता है, पशु का चित्रण मिलता है। ठीक है, और इसी के चारों ओर तीन मुख वाले देवता का चित्रण मिलता है, और इन्हीं के चारों ओर पशु मिलते हैं। इनके चारों ओर जिनके चारों ओर पशुओं का चित्रण मिलता है या बैठे हैं, और इन्हीं पशुओं पर नियंत्रण स्थापित करने वाले देवता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पशुपतिनाथ बोलते हैं। पशुपतिनाथ देवता के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे पशुपतिनाथ, जो थे पुरुषों में सबसे प्रमुख देवता के रूप में प्रचलित थे। कि हमको हड़प्पा से एक मोहर मिला है, उस मोहर पर या तीन मुख वाले देवता का जो है हमको चित्रण मिला है, जिसके चारों ओर पशु बैठे हुए हैं। उन्हीं पशुओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो देवता था हमारा, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? पशुपतिनाथ के रूप में जानते थे, जो कि पुरुषों के सबसे सर्वोच्च देवता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में जाने जाते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्त्रियों के रूप में किनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, स्त्रियों के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो मातृदेवी की पूजा की जाती थी। इसका साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, मातृदेवी की। उसके बाद उर्वरता की देवी की मूर्ति मिलती है। मूर्ति का साक्ष्य हमको हड़प्पा से प्राप्त होता है। अर्थात मातृ उर्वरता देवी की पूजा यहां पे होती थी। तो ये हमको याद रखना है, मातृदेवी की पूजा होती थी यहाँ पे स्त्रियों के रूप में, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य है। उर्वरता की देवी की पूजा होती थी, जो कि हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य हमारा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थी हमारी स्त्रियों की जो देवियां होती थी या जो माताएं होती थी, उनकी पूजा इन रूपों में की जाती थी। इसके अलावा अन्य पूजा भी की जाती थी, जैसे लिंग की पूजा, योनि की पूजा, ठीक है,
सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, इस तरीके से लिख लेते हैं। अन्य जो पूजाएं होती थी, अन्य जो पूजा होती थी, अन्य जो पूजाएं होती थी उसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या, बेसिकली इसमें हम लोग ये देखते हैं अन्य जो पूजा होती थी, योनि की पूजा, लिंग की पूजा, वृक्ष की पूजा, नाग की पूजा, स्वास्तिक की पूजा, इटेसेट्रा, इस तरीके की बहुत सारी पूजाएं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। इसके अलावा अग्निकुंड की पूजा, अग्निकुंड भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्निकुंड की पूजा, आग की, अर्थात आग की पूजा, ठीक है। इटेसेट्रा, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, लोथल, कालीबंगा, यहां से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है या ये प्रतीत होता है, ये कल्पना की जाती है कि यहाँ पे आग की भी पूजा की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति में जो भी सारी चीजें देखते थे, उन सारी चीजों से जो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों को लाभ होता था, वो उन सारी चीजों